इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। आपको बता दें 20 जनवरी 2026 को बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव होगा। वहीं अगर नामांकन की बात की जाए तो 19 फरवरी को नामांकन की प्रक्रिया की जाएगी। पार्टी संगठन में चुनावी हलचल जो है वो तेज हो गई है। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पर अब सबकी नजरें टिकी हुई है। तो आपको बता दें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर पार्टी ने आधिकारिक तौर पर अब नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए अनुराग तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है, कब होगा इलेक्शन? जी बिल्कुल, देखिए राज्यसभा के एमपी हैं और नेशनल रिटर्निंग ऑफिसर हैं के लक्ष्मण, जिन्होंने अब साफ कर दिया है कि अब 19 और 20 तारीख की जो तारीख होगी, 19 तारीख को नामांकन होगा और 20 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो मिल जाएगा। देखिए, नाम पहले से ही नितिन नवीन का आगे था, तो ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि नितिन नवीन ही होंगे जो पूरे जो देश का मोर्चा है वो संभालेंगे बीजेपी के लिए। और बीजेपी, क्योंकि आप देखिए इलेक्शंस भी आगे हैं, उत्तर प्रदेश में भी इलेक्शन है, बिहार में माफ कीजिएगा पश्चिम बंगाल में भी इलेक्शन है, और पीछे के समय में जेपी नड्डा के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी थी बिहार इलेक्शन के वक्त में, देखिए वो उन्होंने कर दी थी। तो ऐसे में देखिए आगे का जो मोर्चा आ रहा है वो नितिन नवीन के लिए छोटा नहीं होगा, बड़ा होगा। लेकिन खैर इन सब चीजों के तब देखिए 19 तारीख को नामांकन होना है, और 19 तारीख के नामांकन को लेकर के सबसे बात बड़ी निकल के यही आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नितिन नवीन के प्रस्तावक बन सकते हैं। जब वो नामांकन फॉर्म फिल करने जाएंगे तो प्रस्तावक के रूप में वहां पर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी देख पाएंगे। ऐसा भी हो सकता है, ये भी जो खेमे की बातें हैं वो निकल के आ रही है। बिल्कुल अनुराग, लेकिन अगर बात की जाए अन्य नेताओं की, तो क्या किसी और नेताओं के नाम की भी चर्चा इस बार देखने को मिलेगी? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर तमाम कयासों के बीच में ये भी नाम चल रहे थे कि कुछ ऐसे नेताओं को भी लाया जाए जो जाट बेल्ट से आते हों या फिर साउदर्न बेल्ट से भी आते हों। लेकिन उन सब चीजों के बीच में देखिए, जैसे ही पंकज चौधरी का नाम उत्तर प्रदेश बीजेपी ने डिक्लेयर किया था 14 तारीख को, 14 दिसंबर की वो तारीख थी, और उसी समय 15 तारीख को जब नाम पूरी तरीके से डिक्लेयर हुए, रिजल्ट आए, तो नितिन नवीन का नाम भी बिहार से सामने आ गया। और नितिन नवीन जो है वो बधाइयों का दौर शुरू हो गया। वो दिल्ली पहुंचे, दिल्ली में जाके बड़े नेताओं का आशीर्वाद भी लिया। तो देखिए, नाम तो कई सारे फ्लोट हो गए थे, लेकिन जब पिछले महीने नितिन नवीन का नाम 15 तारीख को डिक्लेयर हुआ राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, तभी देखिए तस्वीर साफ हो गई थी कि सारे जो नाम है वो सिर्फ वोटिंग में है। नितिन नवीन है जो प्रेसिडेंट के तौर पे अब देश में बीजेपी की कमांड संभालेंगे। आगे इलेक्शन जो है वो उनके लिए बड़ी चुनौतियां भी रहेंगी, लेकिन इन सब के बीच देखिए बीजेपी को अपना एक नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाला है। नितिन नवीन के तौर पर पूरा कयास है। बाकी अगर किसी का नामांकन आना है तो वो 19 तारीख को नामांकन कर सकते हैं, लेकिन 19 तारीख को लेकर ये भी खबर है कि नितिन नवीन के प्रस्तावक के तौर पे स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रहेंगे। और देखिए 20 तारीख को जब डिक्लेरेशन होगा बन गया, तो डिक्लेरेशन वाले दिन तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल। बिल्कुल, अगर पार्टी में हलचल की बात की जाए अनुराग, तो किस तरह की हलचल अभी देखने को मिल रही है जब से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है? जी प्रज्ञा, देखिए बहुत सारी चीजें हैं एक साथ हैं और बिल्कुल सामने बीजेपी के तमाम चीजें चल रही हैं। एक और उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का भी देखिए विस्तार होना है, ये भी रुका हुआ है कहीं ना कहीं, इसीलिए क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले ताजपोशी हो जाए, उसके बाद मंत्रिमंडल का भी विस्तार किया जाए। तो देखिए पार्टी के अंदर बहुत गहमा गहमी चल रही है। पश्चिम बंगाल में भी चुनाव है, वहाँ का भी मोर्चा संभालना है। तो तमाम चीजों के बीच पर देखिए नितिन नवीन की ताजपोशी और उसके आसपास जो भी गतिविधियां चल रही हैं, तो चाहे पश्चिम बंगाल का चुनाव हो या फिर उत्तर प्रदेश में जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो होना हो, इन सब चीजों के बीच में देखिए पार्टी के अंदर तो बहुत गहमा गहमी है, तमाम चर्चाएं हैं, तमाम मोर्चों में पार्टी फ्रंट पे भी हो। देखिए विपक्ष भी लगातार हमलावर है, विपक्ष भी एक बड़े मोर्चे के साथ है। बिल्कुल अनुराग, क्योंकि अब नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है, 20 तारीख को इलेक्शन होने वाला है। ऐसे में अगर सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियों की बात की जाए तो किस तरह की तैयारी की जा चुकी है? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि इलेक्शन होना है और
जब नामांकन के बाद में प्रक्रिया होगी, उसके बाद नाम की घोषणा होगी, ऐसे में एक बड़ा जमावड़ा जो है वो दिल्ली दरबार में रहेगा। और जब बड़ा जमावड़ा रहेगा तो सुरक्षा बनाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगा। ऐसे में जो मल्टी लेयर सिक्योरिटी सिस्टम है, इंटेलिजेंस यूनिट का डिप्लॉयमेंट है, साथ साथ लोकल पुलिस फोर्सेस है, ये अभी से ही चौकन्ने हैं और बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्था जो अभेद किले के रूप में है प्रज्ञा, उसको किया जा रहा है। क्योंकि स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे, नितिन नवीन के तौर पे, राष्ट्रीय नाम जो अध्यक्ष के तौर पे है वो वहां पर रहेंगे। पूरा एक शेखुंबा जो है भारतीय जनता पार्टी का रहेगा। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी दिल्ली पहुंचने की भी कयास है। तो देखिए, एक बड़ा महकमा जो है, पूरी एक जो बॉडी है, पॉलिटिकल बॉडी है, खासतौर से रूलिंग पार्टी बीजेपी की जो पॉलिटिकल बॉडी है, वो तो पूरी तरीके वहाँ पर मौजूद रहेगी और अपने नए अध्यक्ष का स्वागत करेगी। सुरक्षा के इंतजाम इस पर पुख्ता रखना बड़ी बिल्कुल अनुराग, अब देखना ये होगा कि 20 तारीख को होने वाले इलेक्शन में कौन कौन शामिल होता है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मेरठ से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, सोनू कश्यप की जलाकर हत्या मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। एसएसपी ने क्राइम ब्रांच की एसआईटी को जांच सौंपी है। आपको बता दें, हंगामा और पुलिस से अभद्रता पर यह केस दर्ज किया गया था, जिसमें 3 नामजद और 50 से 60 अज्ञात के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सरधना थाने में दरोगा ने शिकायत दर्ज कराई है। हत्या के पीछे की वजहों की जांच की जाएगी। आपको बता दें, एसआईटी घटनास्थल और संदिग्धों की तलाश में लगातार जुटी हुई है। तो मेरठ का यह पूरा मामला है, जहां सोनू कश्यप की जलाकर हत्या मामले में एक सनसनी खुलासा हुआ है। इस घटना की जांच के लिए अब एसएसपी ने क्राइम ब्रांच की विशेष जांच टीम को जिम्मेदारी सौंप दी है। यानी एसआईटी जो है अब इसकी जांच करेगी। हत्या के समय पे हंगामा और पुलिस से अभद्रता के मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने इस मामले में 3 नामजद और 50 से 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। शिकायत थाना में संबंधित दरोगा पर दर्ज कराई गई है। वर्तमान में एसआईटी घटनास्थल का निरीक्षण कर रही है और संदिग्धों की तलाश में लगातार जुटी है। साथ ही आपको बता दें, हत्या के पीछे की वजहों की भी गहन जांच की जा रही है। तो एसएसपी ने क्राइम ब्रांच को ये पूरा केस सौंप दिया है। हंगामा और पुलिस से अभद्रता का ये पूरा मामला था, जिसमें सोनू कश्यप की जलाकर हत्या हुई थी और इस मामले की जांच अब एसआईटी को सौंप दी गई है। वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए शाहरुख सैफी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाहरुख, सोनू कश्यप की जलाकर हत्या मामले में अब एसआईटी जो है वो जांच करने वाली है। क्या क्या चीजें अभी तक खुलकर सामने आई हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये सोनू हत्या कांड वाले मामले में बड़ा एक मोड़ दे लिया है। इसमें निषाद पार्टी के कार्यकर्ता और जो उसके परिवार, मृतक के परिवार हैं, वो उन्होंने आज मेरठ के कमिश्नरी चौराहे पे बड़ा प्रदर्शन किया है, जिसमें लोगों ने जो है पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाए। हालांकि पुलिस बल यहाँ तैनात है, आरएएफ तैनात कर दी गई है, कई थानों की फोर्स लगा दी गई है, सीओ सर्कल यहाँ मौजूद है और भी आला अधिकारी यहाँ मौजूद है। लगातार वीडियोग्राफी की जा रही है, क्योंकि देर रात यहाँ पर थानों में धारा बीएनएस की धारा 163 लगा दी गई थी, जिसमें 60 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है जी। इस मामले में अब एसआईटी को ये जांच सौंपी गई है। जो लगातार इनकी मांग है कि मृतक के परिवार के लोगों को 50 लाख रुपए की सहायता दी जाए और एक सरकारी नौकरी दी जाए। जो मृतक का आरोपी है उसको एक ही को जेल भेजा है। हालांकि इतनी बड़ी घटना में बिल्कुल शाहरुख, अगर बात की जाए हत्या की, तो हत्या किन वजहों से की गई थी, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी? जी बिल्कुल, ये एक मामूली कहासुनी को लेकर के ये मामला हुआ था। तो मामले ने इतना दूर पकड़ा कि जो मिनी मेट्रो ड्राइवर था उसने उसके साथ मारपीट करी। मारपीट करने के बाद मारपीट इतनी ज्यादा हो गई कि उसकी मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। हालांकि बाद में उसने निशानी मिटाने के लिए उसको जलाने की भी कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरीके से जल नहीं पाया, इसलिए वो वहां से जला करके छोड़ गया। जब ये मामला गाँव के लोगों को पता चला तो ये मामला आग की तरह फैला और फैलने के बाद अब इसने राजनीतिक टूल पकड़ दिया है। लगातार अभी यहाँ मौके पर मौजूद हूँ। यहाँ पर कई पार्टी के नेता भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। विपक्षी पार्टी लगातार सरकार को घेरने में लगी हुई है, नारेबाजी चल रही है। और हालांकि मेरठ के जो आला अधिकारी हैं, कई थानों की फोर्स है मौके पर मौजूद है कि किसी भी तरीके का कोई बवाल ना हो। इस तरीके से गाँव है, गाँव में जो घटना हुई है, गाँव की जो सीमाएं हैं उनको भी पूरी तरीके से सील कर दी गई है। वहां पर भी धारा 163 बीएनएस की लगा दी गई है। जो भी गांव का बाहर का व्यक्ति अंदर आने के लिए एंट्री करेगा, उसको पहले अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाना पड़ेगा, उसके बाद ही वो एंट्री कर पाएगा। अन्यथा सारी जो सीमा है उसको सील कर दी है। हालांकि पुलिस ने अब एक
बड़ा कदम और उठाते हुए गांवों के बाहर कई कैमरे लगा दिए गए हैं। 32 से 30 कैमरों की जो निगरानी है वो लगातार कंट्रोल रूम से की जा रही है। यानी शाहरुख, अभी तनावपूर्ण स्थिति जो है पूरे गांव में बनी हुई है। जी बिल्कुल, अभी तनावपूर्ण स्थिति बिल्कुल बनी हुई है। किसी भी तरीके का कोई बाहरी व्यक्ति या कोई नेता या कोई विपक्षी नेता अंदर आने से उनको बिल्कुल कतई मना कर दिया गया है। कोई किसी की एंट्री नहीं होगी। जो गांव के ही लोग हैं वही आना जाना कर सकते हैं। वो जरूरी काम के लिए वो बाहर आ सकते हैं। हालांकि पूरा गांव बिल्कुल सील कर दिया गया है। बाहर की जो सीमाएं हैं, पुल से लेकर के सरदाना पुल से लेकर के कपसाड़ की तरफ पूरा सब कुछ सील कर दिया गया है। और बिल्कुल शाहरुख, अब देखना होगा कि एसआईटी को ये जांच सौंपने के बाद कितनी जल्दी इस मामले में गिरफ्तारी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद शाहरुख इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब सीधे आपको ले चलते हैं भोपाल, जहां पंचायत सचिव महासम्मेलन आयोजित हो रहा है, जिसमें मोहन यादव शामिल हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। सुपरचिट और मजदूर संघ में भी काम किया, भाजपा में भी काम किया और आज भी बहुत सक्रियता से काम कर रहे माननीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी का स्वागत, अभिनंदन। हमारे बीच माननीय क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्रीमान सुनील किरवाई जी, भाई साहब आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। और हमारे अपने भाई प्रदेश के महामंत्री श्रीमान कुलदीप सिंह गुर्जर जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। इस मंच पर ही मौजूद माननीय श्रीमान राजेश पटेल जी, माननीय अर्जुन सिंह सोलंकी जी और ताली ताली नंदा बाल मुकंदा बाल मुकुंद पाटीदार जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। हाकम सिंह यादव जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। श्री सत्यनारायण यादव जी, आपने तो बोल ही दिया है। श्री शिवराज सिंह रघुवंशी जी, आपका भी अभिनंदन है। हमारे मंच के सामने माननीय सुल्तान सिंह शेखावत जी, हमारे सारे वरिष्ठ जन, जोरदार अभिनंदन सबका कर रहे हैं। बात कार्यक्रम में तो कई जगह जाने का मौका मिलता नहीं, इतनी बढ़िया तालियां तो यही बजती है आना सच में हमारे बीच लाख प्रयास कर ले, कोई किसी कार्यक्रम में कैसे कैसे प्रकार के लोग आते हैं, सबके कार्यक्रम में जाने का मौका मिलता है, सबके बीच बात भी रखते हैं। लेकिन रमेश जी, जो लोग दिल से आकर के बात करते हैं उनके अलग से एहसास होता है। और सच में राजधानी के सभी विभागों के बीच काम करते हुए काम करने का मौका भी मिलता है। और हमारे लिए तो ये भगवान की दया है। भारत के अंदर सच्चे अर्थों में भारत की आत्मा गांवों में विश्वास करती है, गांव के माध्यम से देश को जानती है। भारत की आत्मा गांव में बसती है। माननीय महात्मा गांधी जी कहा करते थे, और ये बात सही है कि भारत की प्रगति कराना है, भारत को आगे बढ़ना है, तो उसके गांव की समृद्धि को मजबूत करना है। गांव, किसान, गरीब, इसमें पर्याप्त ध्यान दो, देश अपने आप आगे बढ़ जाएगा। हमको और उसमें कुछ अलग से करने की जरूरत है। यद्यपि हमको कल कारखानों से भी आवश्यकता है, हमारे सभी प्रकार के जीवन के सब क्षेत्रों में गौर करने की जरूरत है। बेरोजगारों के हाथ में काम दे करके उनसे उनकी क्षमता योग्यता के बलबूते पर उनको अपने सपनों को साकार करने के लिए सरकार वहां भी मदद करती है। लेकिन ये सारे कारखाने भी
हमारे छोटे छोटे ग्रामीण अंचल में भी लगे तो अपने आप देश प्रदेश आगे बढ़ जाएगा। इसलिए हमने अपनी सरकार के गठन के बाद यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें। जिन्होंने वर्गीकृत रूप से 4 श्रेणियों में अगर सबको जोड़ा तो हमारे बीच गरीब, महिला, युवा और इन सबका मोर मुकुट है किसान और गांव। हमें इस बात का आनंद है। जब किसान की बात करेंगे तो युवा किसान, हम गरीबी की बात करेंगे तो सच में सब लोगों के लिए काम धंधे के आधार पर नीचे से हमारा स्वावलंबी भारत हमारी सारी बातों को जोड़ के चलता है। ऐसे में गांव की समृद्ध इकाई सब प्रकार से चिंता करती और इसीलिए आज गांव के अंदर पंचायती राज व्यवस्था में सबसे काम की अगर धुरी पंचायत है तो उसकी आत्मा पंचायत सचिव के रूप में होती है। किसी भी काम को तो भोपाल से सीएम मोहन यादव को आप सुन रहे थे। अब रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। मेरठ रेंज में डीआईजी कलानिधि नेथानी के नेतृत्व में अपराधियों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया गया। आपको बता दें, जनवरी 2026 के पहले 2 हफ्तों में गैंगस्टर एक्ट के तहत 50 मुकदमे दर्ज कर 194 अपराधियों को बुक किया गया। हापुड़, बुलंदशहर, बागपत और मेरठ में गठित 3 विशेष टीमों ने कार्रवाई करते हुए 130 कुख्यात गैंगस्टरों को गिरफ्तार कर लिया है। कई अपराधियों पर इनाम घोषित किया गया था। डीआईजी ने कहा कि संगठित अपराध की कमर तोड़ी जाएगी और अवैध संपत्तियां भी सीज होगी। पुलिस की कार्रवाई से अपराधियों में अब हड़कंप मचा हुआ है। वर्ष 2026 में सरकार, शासन और पुलिस मुख्यालय की मंशानुसार लगातार अपराधियों पर कार्रवाई की जा रही है। पहले 2 सप्ताह में ही मेरठ रेंज में 50 गैंगस्टर अधिनियम के तहत मुकदमे दर्ज किए गए, जिसमें 194 अपराधियों को बुक किया गया था और इनकी धरपकड़ के लिए 30 टीमें लगाई गई हैं। यह भी अवगत करा दें कि इसमें 11 अपराधी फायरिंग से संबंधित हैं, 36 हत्या से संबंधित हैं, 24 डकैती से संबंधित हैं, 7 छिनैती से संबंधित हैं, 51 चोरी नकबजनी से संबंधित हैं, 27 गोकशी से संबंधित हैं और 38 जो हैं वो मादक पदार्थ एवं अन्य अधिनियमों से संबंधित हैं। अब तक धरपकड़ करते हुए 130 गैंगस्टरों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जो शेष हैं उन पर भी इनाम आदि रखे गए हैं। और जो आपका प्रश्न है, विगत रात में भी 14 अपराधियों को, जो गैंगस्टर अपराधी हैं जिसमें 2 25,000 के इनामिया भी थे, इनको भी गिरफ्तार किया गया है। अपराधियों के विरुद्ध लगातार हम लोगों के प्रयास जारी हैं इनकी गिरफ्तारी के लिए और इस वर्ष, यह वर्ष जो है अपराधियों के लिए काफ़ी कठिनाई भरा हो, इसके लिए पूरा पुलिस अपने दक्षता से प्रयासरत है और कठोरतम कार्रवाई के इनके विरुद्ध निर्देश दिए गए हैं, इनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए और इनको शीघ्र जेल भेजकर निरुद्ध करने के लिए। मेरठ रेंज के तेज तर्रार आईपीएस डीआईजी कलानिधि नेतानी ने रेंज के अंदर एक अपराधियों के खिलाफ बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया है, जिसमें मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, बागपत में अपराधियों की कमर तोड़ने का साल 2026 में काम किया है। पुलिस ने 50 मुकदमे साल 2026 के प्रथम माह में 2 सप्ताह में दर्ज किए हैं, जिसमें 130 गैंगस्टर के अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है और 194 अपराधियों को अब तक पुलिस बुक कर चुकी है। मेरठ के डीआईजी कलानिधि नेतानी ने कहा है, साल 2026 अपराधियों पर भारी पड़ने वाला है। पुलिस ने हत्या, लूट, रंगदारी, गोकशी, इन सभी मुकदमों में लगातार अपराधियों की कमर तोड़ने का काम किया है। पुलिस ने इस पूरे घटना में लगातार 30 टीमों का गठन किया है, जो अलग अलग जनपदों में अपराधियों को सर्च करते हुए उन पर कार्रवाई कर रही है। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मैं शाहरुख सफी, इंडिया वॉइस मेरठ। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।
इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।